हेलो, आप लोगों का हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। लगातार स्वागत, सत्कार और अध्ययन की इस प्रक्रिया में हम लोग पिछले 2 वीडियो से फांसी कहानी मणि मधुकर द्वारा रचित उसको पढ़ रहे हैं। ये कहानी बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हमारे सिलेबस में चलती है। इस कहानी में रेलवे के एक कुली और एक वृद्ध व्यक्ति के बीच में प्लेटफॉर्म पर बातचीत शुरू हुई है। सर्दियों की लंबी अंधेरी ठिठुरती रात के बाद सुबह होने को है और उनकी बातचीत जारी है। जयपुर जाना है, ऐसा वो वृद्ध बोल रहा है। आगे हम अपनी कहानी के उस हिस्से से जुड़ेंगे जहां से हमने छोड़ा था। तो पेज नंबर 54 पर बूढ़ा हरमान को कह रहा है, वो क्या कहते हैं भाई कि दुनिया में आके जब पर नहीं देखा तो किस्मत में तेरे क्या लिखा। एक प्रसिद्ध किताब का नाम है जिन लाहौर नहीं देखा, असगर वसाहत। वैसा सा ही कुछ यहाँ की किस्मत में क्या लिखा है अगर जयपुर नहीं देखा तो। ये एक शहर, राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी के सौंदर्य का चित्रण समझिए। आगे बोलता है, सोचा है सैर सपाटा समझ लो या किस्मत का लेखा मान लो। जा रहा हूं जयपुर। खेती बाड़ी कैसी है इस बार? हरमान के स्वर में अचानक अपनापा भर आया। 2 लोग बात करते हैं तो अचानक से किसी को देखकर हम पूछ भी लेते हैं, और आपके घर में सब ठीक है? काम धंधा आपका सही चल रहा है? और ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए खेती बाड़ी मुख्य धंधा है, इसलिए उस अपनत्व के भाव से हरमान भर गया जो एक मनुष्य की खासियत होनी चाहिए, और पूछता है कि खेती बाड़ी कैसी है। हरपालू के निकट कालेरी गांव में उसकी बुआ का घर था। छुटपन में एक बार वह वहां गया भी था। तब की सिर्फ एक ही याद भीतर टंगी रह गई थी कि फूफा ने जाने किस बात पर गुस्सा होकर भीत से माथा भिड़ा दिया था और भीत गिर गई थी। जिस गांव का ये बूढ़ा है उस तरफ का ही वो बोलता है कि वो भी है। कालेरी गांव का के पास में वो है इसकी बुआ का घर। अपना नहीं, सॉरी, इसकी बुआ ब्याही गई है कालेरी के पास में। बहुत पहले बचपन में एक बार गया था। वो होता है ना, बचपन की कोई एक याद बरसों तक रह जाती है या फिर जीवन के अंत तक रह जाती है। तो इसको इतनी सी बात याद है कि एक बार ये छोटा था तो अपनी बुआ के गांव गया था, और बुआ के पति यानी इसके फूफा जी ने जाने किस बात पे नाराज होके, इसको याद नहीं है, छोटा बहुत था, तो गुस्से में उन्होंने दीवार के अपना सिर मार दिया था और दीवार गिर गई थी। गांव का व्यक्ति था, शरीर में जोर होगा, और दीवार बहुत जगह लिपी हुई कच्ची भी होती है। तो इसको इतनी सी बात याद है कि गुस्से में इसके फूफा ने दीवार से सिर भेड़ा था, भीत यानी दीवार, और वो भीत गिर गई थी। चनों के गुच्छे खूब खिले हैं भाई, बूढ़ा पंखे जैसी दाढ़ी को सहलाते हुए बोला। ये समझो कि धरती सुग्गे की पाखड़ी हो गई है, बिल्कुल हरी। एक बूटे को छुओ तो दूसरा हाथ में लिपट जाता है। बूटा या बूटा चने के झाड़ को कहते हैं। चने को बूट भी कहते हैं बहुत लोग। बूट यानी जूता, और बूट ब के ऊपर चंद्र बिंदु अनुस्वार उसको बोलते हैं। अनुस्वार तो हम लिखने में लगा देते हैं, पढ़ने में वो चंद्र बिंदु है बूट। चने के फूलों को फाल भी कहते हैं गांव में। कह रहा है चने के गुच्छे खूब खिले हुए, खूब फाल आए हुए हैं, और दाढ़ी बड़ी बड़ी थी बूढ़े की, उसको सहलाते हुए ये बात बता रहा है। कह रहा है कि ये समझ लो कि धरती तोते की पंख जैसी हो गई है, बिल्कुल हरी हो गई है धरती। कवियों की भाषा में हरी चुनरी ओढ़ ली है धरती ने। एक पौधे को छुओ तो दूसरा हाथ में लिपट जाता है। इतने घेर घूमे, इतने घने आपस में लिपटे हुए चने के बूटे।
यही सरतर बनी रही तो बमछक मचेगी कि ताज कोठों के बाहर पड़ा रहेगा। ताज नहीं, यहाँ नाज आएगा। मिस प्रिंटिंग है कि यही बमछक, ये बहार बनी रही, कोई शीतलहर, कोई ओला, कोई तुषारापात, कोई आंधी चूड़ा नहीं आया तो फसल इतनी होगी चने की कि कोठ्यार भर जाएगी, यानी जो भंडार है वो भर जाएगा। खेत में फसल कमरों के बाहर भी पड़ी रहेगी। तुम्हारे कितने बोरों की उम्मीद है? ये पूछता है कि भाई ये तो तुमने सबके खेतों की स्थिति बता दी, ये फिलहाल खेती का ये नजारा है। तुम्हारे यहाँ हमारे तो कोई उम्मीद नहीं। बूढ़े का हड़ियल चेहरा सहसा सख्त और काला पड़ गया। हमारे कोई, ये बोलने के बाद हड्डियों हड्डियों वाला जो पतला दुबला चेहरा था वो सख्त और काला पड़ गया, जर्द पड़ गया। उसने होंठ चबाते हुए कहा, मारा तो ये साल मुकदमेबाजी में गारत हो गया। खेत पटियों की तरह खाली पड़े हैं, देख के जी भभकता है। इन चक्करों में वो फंसा कि मुकदमेबाजी में पूरा समय और पैसे लग गए। खेत पट्टी की तरह, जैसे खाली स्लेट होती है, कुछ लिखा हुआ नहीं होता, वैसे खेत खाली पड़े हैं। दुनिया के नाज लहरा रहा है, खाली खेत देख के उसका जी भभकता है, तड़पता है। लेकिन मुकदमेबाजी, कोई जमीन का झगड़ा पड़ गया? हनुमान ने तसल्ली देने के ढंग से पूछा, जैसे बड़े अपनापे से संतोष देने के लिए पूछते हैं, कोई जमीन वाली बात हो गई थी क्या? ऐसे पूछता है। वह जानता था खेत खाली रहने का मतलब है गले में पड़ी हुई कर्ज की रस्सी। किसान के लिए उसकी पकड़ से छूट पाना मुश्किल होता है। वो जानता है कि बढ़िया फसल के जमाने में भी किसान का खेत अगर खाली पड़ा है तो उसका मतलब क्या होता है। कर्ज की रस्सी गले में हमेशा के लिए लिपटे रहना। प्रेमचंद का उपन्यास गोदान आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप एक बार गोदान जरूर पढ़िए। इस उपन्यास को प्रेमचंद ने 1936 ईस्वी में लिखा था और 2020 में भी ये उपन्यास वही उतना ही सही है, प्रासंगिक है। हजारों किसान साल भर में आत्महत्या करते हैं क्योंकि उधार में बीज लेकर के, उधार में खर्चा लेकर के खेत बो तो देते हैं, लेकिन फसल कटते ही या तो मांग तोड़े आ जाते हैं, जिनसे उधार लिया था वो आ जाते हैं, या फसल होती नहीं है तो वो पुराना उधार भी चुका नहीं पाता और एक दिन किसानी छूट जाती है, मजदूर बन जाता है, फिर भी गले से ऋण का घड़ा नहीं उतरता और परिवार सहित कई बार वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। बहुत दारुण दशा और कथा है किसानों की। तो ये जानता है कि खेत खाली रह जाए और गले में ऋण का बोझ हो तो क्या बीतती है। ना भाई, जमीन का टंटा लेकर मैं कभी कचहरी गया नहीं। वो पूछा था ना, उसका जवाब है कि क्या जमीन का झंझट हो गया था? बोला ना भाई, जमीन का टंटा लेकर मैं कभी कचहरी नहीं गया। मुझे पता है सरकार के तमाम कानून कायदे जमीन हड़पने के लिए होते हैं। कहता है कि सरकार के कायदे कानून असल में गरीब आदमी की जमीन हड़पने के लिए होते हैं। ये बात मुझे पता है, इसलिए मैं कभी जमीन वाला केस लेकर के कोर्ट कचहरी में नहीं गया। एक बार उनकी संडासी में सिर दे दो तो उम्र भर निकलने का नहीं, बड़े छल छंद करने पड़ते। कोर्ट कचहरी की संडासी में एक बार सिर डाल दो, उम्र भर निकलने की कोशिश ही करते रहोगे। वो इतने फंदों में फांस लेते हैं। संडासी समझते होंगे, लोहे की गोल कड़ी होती है जिसमें सरिये लगे होते हैं, यूं खोल दो तो वो खुल जाएगा। उसमें बीच में टोपिया हांडी फंसा के और फिर पैक करके चूल्हे पे से गर्म चीज को इधर से उधर हटाया जाता है। सड़सी संडासी कह दो। उसके बीच में जैसे टोपिया होता है, भगोना होता है, पतीला होता है, वैसे गर्दन की तुलना वो कर रहा है कि फंस जाती है और फिर निकलती नहीं है। अब तुम ही बताओ, हल चलाने वाले का छल से क्या लेना देना? हम ठहरे किसान आदमी, हल चलाने वाले का छल से क्या कम? यानी कोई छल छंद करके हमें उल्लू तो बना सकता, लेकिन हम पार नहीं पा सकते उनसे। सही है, हनुमान ने गर्दन हिलाई। ठीक कह रहे हो भाई।
गर्दन का निचला हिस्सा दर्द कर उठा। उसने गर्दन तो हिलाई लेकिन निचला हिस्सा दर्द कर गया उसका। हरमान को भी बहुत पेन हो रहा है। शाम को इतना बोझ एक कण तो नहीं उठाना चाहिए था। उसने आहिस्ता आहिस्ता रीढ़ को पीछे की तरफ तानते हुए सोचा, रीढ़ को पीछे की तरफ तानते उसने याद किया कि शाम को उसने एकाएक करके दुनिया भर का वजन अपने सिर पे उठाया था और कहीं छोड़ के आया था। एक साथ इतना वजन झटके से नहीं उठाना चाहिए था। गर्दन में दर्द हो रहा है। मारी तो माटी खराब होनी थी बुढ़ापे में, सो हो गई। अब बूढ़ा असली परिचय, अपने असली दर्द को बयान करने की स्थिति में पहुंच गया है। धीरे धीरे बात शुरू हुई थी। अब छलछंद हट जाएंगे। छलछंद भी क्या कह दो, जो थोड़ा सा पर्देदारी थी। बूढ़े का गला भर गया। बूढ़े का गला भर आया और बोलता है, मारी तो माटी खराब होनी थी बुढ़ापे में, सो हो गई। हमारा तो जमारा खराब होना था, हमारी तो मिट्टी पलित होनी थी, हमारी तो बेइज्जती होनी थी, सो हो गई। व्याख्या आ जाए तो बूढ़ा कहता है कि उसका तो जन्म बिगड़ना था, बिगड़ गया, उसका लिखेंगे, हमारा नहीं। वह कुछ क्षण चुपचाप शून्य में ताकता रहा, फिर बुझे स्वर में बोला, आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। एक बार तो वो शून्य में ताकता रहा, इधर उधर देखता रहा, उसके बाद बोलता है, आदमी क्या सोचता और क्या हो जाता है। हवा की सनसनाहट बढ़ गई। अंधकार में घुप्पा आसमान बादलों की मंद गर्जन फेंक रहा था। ऐसा लगता था मानो कोई बनेला पशु ऊंघ में घुर्रा रहा। बोल दिया इसने, सही बोला कि आदमी पता नहीं योजनाएं तो क्या क्या बनाता है। कितने ही लोगों ने 2020 में बिजनेस के प्रोग्राम बनाए होंगे, टूर डिसाइड किया होगा, शादियां, फंक्शन, तमाम तरह के उत्सव के बारे में सोचा होगा। लेकिन कौन सोचता था कि 2020 इस तरह से एक महामारी, जिसका नाम भी लोगों ने नहीं सुना था, उसकी भेंट चढ़ जाएगा। जीवन अनिश्चित है और नश्वर भी। बहुत लंबी लंबी योजनाएं बनानी जरूर चाहिए, लेकिन एक बात का एहसास रखना चाहिए कि ये पूरी नहीं भी हो सकती है, ताकि जब कुछ अप्रीतिकर हो, दुखदाई हो, तो झेलने लायक मादा बच जाए, झेलने लायक गुंजाइश दिल में बची रह जाए। वरना जो दिल दुखता है, उस निराशा में, अनिश्चय में, नाउम्मीदी के भंवर में डूबता है, उससे पार पाना कई बार बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लाखों करोड़ों लोग इस बीमारी में भी बेघर हुए हैं। उनके पास न भविष्य था, न योजनाएं थी। बूढ़ा भी यही कहता है कि आदमी क्या क्या सोचता और पता नहीं क्या हो जाता है। और सर्दी है, इसलिए बीच बीच में प्रकृति का वो रूप भी यहाँ आ जाता है। पहले भी आया था। अभी फिर कथाकार लिख रहे हैं कि हवा में सनसनाहट बढ़ गई थी। रात पूरी तरह मिटी नहीं थी, तो अंधकार में घुप आसमान, बादलों की तेज गर्जन से इस तरह लग रहा था मानो कोई जंगली जानवर ऊँघ रहा है और उसकी सांस की, उसकी फूंकार की आवाज सुनाई दे रही हो। यानी हवा में तेजी थी, ठंडक थी। बूढ़े ने दोवड़ हटाया, दोहरी चादर बनाई हुई ओढ़ रखी, हटाया। उसने एक खुरदरा ऊनी कोट पहन रखा था, जो सुतली की डोरियों से कमर में बंधा हुआ था। उसने एक तो होता बहुत मुलायम ऊन वाला कोट, एक होता खुरदरी, जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं कि चुभेगा, खुजली होगी। वैसा खुरदरा ऊनी कोट उसने पहन रखा था, जिसमें बटन नहीं थे। उसने सुतली की डोरियों से कमर से बांध रखा था। कोट के भीतर हाथ डालकर बूढ़े ने चमड़े की पीपी निकाली। पीपी का मतलब यहाँ पर बोतल, एक ढक्कन वाली बोतल, ढक्कन वाला डब्बा, जो चौकोर बड़ा छोटा सा लिक्विड रखने के लिए होता है। डांट खोलकर हनुमान की ओर देखा। डांट यानी ढक्कन हटाकर हनुमान की ओर देखा और कहा, लो पहले तुम तो घूंट ले लो, अकेले पीने से मेरी आंख फूकने लगती है। ये वाइन थी, दारू थी, शराब थी, और उसकी तरफ ऑफर करता जैसे हमारे कोई आए तो हम चाय पूछते हैं। बूढ़े ने स्टेशन पे भी वो सभ्यता नहीं छोड़ी। हम भी रेल बस में कुछ खाते हैं और किसी से परिचय हो जाता तो हम बिल्कुल मुंह फेर के नहीं खाते। हम सामने वाले को, चाहे हमारे पास चिप्स का पैकेट हो, हम ऑफर करते हैं। यहाँ पर इसके पास शराब है और बोलता है कि लो पहले थोड़ी सी तुम पी लो। और इसको एक बात का अनुभव और है कि जब इसने अकेले पी है किसी को दिए बिना, तो इसकी आंतों में जलन हो जाती है।
अपनी अपनी विचारधारा और अपनी अपनी मान्यताएं, अपने अपने अनुभव क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका ये कहना है कि अकेले पीने से मेरी आंख फूकने लगती है। मेरे जैसा आदमी ये सोचेगा कि शायद वो बूढ़ा हो गया तो उसको जरा सी पीनी चाहिए ही नहीं, लेकिन ज्यादा पीने से उसकी तबीयत खराब होती है, ज्यादा उसकी कमजोर बॉडी झेल नहीं पाती, इसलिए उसकी आंतों में जलन और हार्टबर्न होने लगता है, एसिडिटी हो जाती होगी। इसलिए जब वो किसी को दे के पीता है तो जाहिर है उसके हिस्सा कम आता है। तो यही बात यहाँ पर लग रही है। वो उसको कहता है कि मैं तो जब भी अकेला पीता हूं तो मेरी आंतें फूकने लगती है, पहले थोड़ा तुम पी लो। हनुमान ने पीपी लेकर दारू गुटक ली। हनुमान ने वो डब्बा उससे ले लिया, पीपा कहते हैं कनस्तर को, टीन को, और पीपी छोटी बोतल, उसने गुटक ली। जलती हुई मोमबत्ती अंदर उतर गई। शराब पीने से उसके अंदर गर्माहट आई होगी, जलन मची होगी। तो जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं तो एक वातावरण बनता है, वैसा इसके पेट के अंदर जैसे मोमबत्ती जल गई। लेखक हर विषय पर, हर अनुभव को इस तरह शब्दों में उतार देते हैं। फिर बूंद बूंद मोम पिघलकर फैलने लगा। फिर जैसे मोमबत्ती जलाते हैं उसके थोड़ी देर बाद रोशनी अच्छे से फैल के होती है, इसके भी वो जो गर्मी उतरी है वो बॉडी में, नसों में उतरने लगी। उसने जोर से मुट्ठियां भींच ली, हथेलियां भींच ली। उसके बाद उसने हथेलियों को जोर से यूं भींच लिया। बूढ़ा गट गट पी को खाली करने लगा, जैसे प्यास की उतावली में पानी पी रहा। उसके बाद बूढ़े को जब मिला तो गट गट करके उतार लिया अंदर, जैसे बहुत प्यास लगने पर हम बोतल का ढक्कन खोलकर बिना रुके पीने ही लग जाते हैं। भाई इस बच्चे को देखो कैसी बेफिक्री से सो रहा है। होठ पोंछकर बूढ़े ने एक घुटना ऊंचा किया। अपने होठ पूछे बूढ़े ने पीने के बाद। पास में बहुत छोटा बच्चा सोया हुआ है, उसका दोहित्र है, नाती दोहिता। कहता है कि देखो कितनी बेफिक्री से सो रहा है। उसकी गोद में सोए हुए बच्चे का गोरा मुख दोवड़ से बाहर निकल आया। दोवड़ ओढ़ा हुआ बच्चा था, जिसको अभी पहली बार हनुमान ने देखा कि दोहड़ के बाहर उसका मुंह निकल आया है। एक छोटा सा गोरा चेहरा दिख रहा है सामने, गोल भरा भरा चेहरा, हल्की भूरी भौहें, छोटे छोटे नथुने, सांस लेते हुए, सिर पर धारीदार टोपा। हल्की भूरी उसकी भौं है, छोटे छोटे नथुने यानी नाक। छोटा सा बच्चा है तो कैसा होगा। सांस लेते हुए उसकी नाक दिखाई दे रही है और सिर पर धारीदार उसने टोपी पहन रखी, टोपला जिसको बोलते हैं। होता है। हनुमान ने फिर पीपी के मुंह लगा लिया। बूढ़े ने शायद पीपी उसको फिर से दे दी और पीकर वो पूछता है कि पोता है तुम्हारा? ना, दोता है, लड़के का छोरा। बूढ़े की आंखें अजीब ढंग से सिकुड़ गई। अब इसे क्या मालूम कि संसार में क्या हो रहा है। कहता है दोता है, लड़की का छोरा है, इसको क्या मालूम संसार में क्या क्या उठापटक चल रही है। वो दूसरे अंदाज में कहता है, लेकिन हनुमान दूसरे तरीके से पकड़ता है कि छोटे बच्चे को क्या पता। कहता है बचपन ऐसा ही होता है। बूढ़े ने बच्चे के गालों को सहलाया और झुककर चूम लिया। बूढ़े ने बच्चे के गाल को सहलाया और झुक करके उसको चूम लिया। मैं तुमसे झूठ बोल गया भाई, माफ करना। इसको थोड़ा अजीब सा लगता। कहता है मैं तुमसे झूठ बोल गया, मुझे माफ करना। मैंने कहा था कि जयपुर घूमने जा रहा हूँ, सो बात नहीं। मैंने कहा था ना कि मैं घूमने के लिए जयपुर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये बच्चा है ना, इसका बाप वहां जेल में है। ये जो बच्चा देख रहे हो मेरा दोस्त, इसका बाप जयपुर में जेल में है। उससे मिलने जा रहे हैं, उसी से मिलने जा रहे हैं। इसका बाप जेल में है। वो पूछता है इसका बाप जेल में है तो फिर साफ साफ सुनोगे। जब वो पूछता उसका बाप जेल में है तो कहता है तो फिर तुम साफ साफ सुनोगे, यानी पूरी पूरी बात ही बता दो तुमको, सुनो। मैं किस किस से छुपाऊंगा, चलो लो आज तुम सुन ही लो। छुपाऊंगा भी किस किस से, छुपाने से होगा भी क्या। बात यह है कि इस बच्चे के बाप को फांसी होने वाली है। जेल वालों ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। कहता है छुपाने से होगा भी क्या, और मैं छुपा भी किस किस से पाऊंगा। कुछ चीजें इतनी गहरी, गंभीर और अब
क्षम्य अपराध की श्रेणी में आने वाली होती है कि आप उसको गुदड़ी में छुपा कर नहीं रख सकते, दरवाजा बंद करके आवाजों को दबा नहीं सकते। तो आज मैं तुमको पूरी बात बता ही देता हूं। मैं तुमका प्रयोग नहीं करोगे। बूढ़ा कहता है कि आज वह उसको पूरी बात बता ही देगा। आगे वो क्या बताएगा, फांसी किस लिए हो रही है, वैसे हम शॉर्ट में बात कर चुके हैं, मैं बता चुकी हूं, लेकिन कहानी में पंक्ति दर पंक्ति हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही। आप ध्यान से मेरे पढ़ाए हुए को देखिए, सुनिए और कहानी से जुड़िए। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।